आजकल ओपेनहाइमर फिल्म की वजह से परमाणु बम की बातें हर तरफ हो रही हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इस भयानक हथियार के पीछे का साइंस आखिर है क्या? तो चलिए आज इसी की परतों को खोलकर देखते हैं। एक बात शुरू में ही साफ कर देते हैं। हम एक ऐसे हथियार की बात कर रहे हैं जिसमें सच में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत है। ये सिर्फ कोई बम नहीं है, ये असल में पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ठीक है, अब सीधे इसके साइंस में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पर ये पूरी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब साइंस की सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विनाशकारी खोजों में से एक है। ये सब कुछ एक खास परमाणु प्रक्रिया से ही शुरू होता है, और ये प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन, या जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब अगर आसान भाषा में समझें तो जब यूरेनियम 235 जैसे किसी भारी एटम के न्यूक्लियस यानी उसके केंद्र पर एक न्यूट्रॉन की टक्कर होती है, तो वो केंद्र दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है, और इस टूटने की प्रक्रिया में निकलती है ढेर सारी एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जिसे कहते हैं चेन रिएक्शन। देखिए, जब पहला एटम टूटता है तो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं निकलती, बल्कि उसके साथ कुछ और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब ये नए न्यूट्रॉन एक तूफान की तरह आसपास के दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं, और फिर उनसे और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये प्रक्रिया एक सेकंड के लाखों करोड़ों हिस्से में बार बार होती है, जिससे एक ऐसी चेन बन जाती है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और नतीजा एक भयानक विस्फोट। तो ये तो समझ आ गया कि चेन रिएक्शन से धमाका होता है, पर सवाल ये है कि ये विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कैसे होती है, मतलब बम को असल में ट्रिगर कैसे किया जाता है। परमाणु बम का डेटोनेटर कोई मामूली चिंगारी नहीं है। इसके चारों तरफ पारंपरिक विस्फोटक, मतलब कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स लगे होते हैं। जब इन्हें ट्रिगर किया जाता है तो ये सब एक साथ फटते हैं, और अंदर जो यूरेनियम या प्लूटोनियम रखा है उसे ज़बरदस्त तरीके से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। इसी दबाव से वो क्रिटिकल मास हासिल होता है जो चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस छोटे से विस्फोट से इतनी ज़बरदस्त, इतनी अविश्वसनीय ऊर्जा निकलती कैसे है? इसका जवाब उस एक समीकरण में छिपा है जिसने इस विनाशकारी ताकत को समझना मुमकिन बनाया। E = mc², शायद विज्ञान के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समीकरण। ये एल्बर्ट आइंस्टीन के काम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत ही बड़े थे। तो ये समीकरण हमें बताता क्या है? ये कहता है कि द्रव्यमान यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब पदार्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी अगर पूरी तरह ऊर्जा में बदल दिया जाए तो उससे इतनी शक्ति पैदा होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमाणु बम का पूरा सिद्धांत बस इसी एक विचार पर टिका हुआ है। ठीक है, ये तो समझ आया कि मास को एनर्जी में बदला जाता है, लेकिन ये काम करने के लिए किस तरह के पदार्थ की जरूरत होती है? हर चीज से तो ऐसा नहीं हो सकता है ना? यहीं पर क्रिटिकल मास का कॉन्सेप्ट सामने आता है। चेन रिएक्शन को लगातार बनाए रखने के लिए एक खास मात्रा में विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का एक जगह पर होना जरूरी है, और वो भी काफी डेंस तरीके से। बस इसी मिनिमम अमाउंट को क्रिटिकल मास कहते हैं। अगर मात्रा इससे कम हुई तो न्यूट्रॉन बिना किसी दूसरे एटम से टकराए बाहर निकल जाएंगे और चेन रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाएगी। एक और बात, हमें जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम मिलता है ना, वो बम बनाने के लिए काफी नहीं होता। तो सवाल उठता है कि फिर इसे इतना शक्तिशाली बनाया कैसे जाता है? इसका जवाब है संवर्धन यानी एनरिचमेंट, और ये प्रक्रिया बहुत बहुत मुश्किल है। जरा देखिए, प्राकृतिक यूरेनियम में सिर्फ 0.7% विखंडनीय यूरेनियम 235 होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल के लिए इसे 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है, लेकिन एक हथियार बनाने के लिए यूरेनियम 235 की मात्रा को 90% से भी ज्यादा करना पड़ता है। और यही प्रक्रिया किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रम का सबसे मुश्किल और सबसे गुप्त हिस्सा होती है। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए परमाणु बमों से जुड़े कुछ आम सवालों पर भी नजर डालते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये हथियार भी समय के साथ खराब हो जाते हैं, जैसे खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी डेट होती है?
इसका जवाब इनके अंदर के मटेरियल की हाफ लाइफ में छिपा है। हाफ लाइफ वो समय होता है जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ गलकर अपनी शुरुआती मात्रा का आधा रह जाता है। अब जो प्लूटोनियम 239 बम में इस्तेमाल होता है, उसकी हाफ लाइफ लगभग 24,100 साल है। सोचिए, इसे अपनी आधी शक्ति खोने में ही 24,000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें तो ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। उसकी हाफ लाइफ है लगभग 70 करोड़ साल। तो साफ है, इन हथियारों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये हमारी पूरी सभ्यता के खत्म होने के बाद भी खतरनाक बने रह सकते हैं। एक और जरूरी सवाल जो सुरक्षा से जुड़ा है, क्या किसी हादसे में, मान लीजिए आग लगने पर, एक परमाणु बम फट सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जैसा हमने पहले देखा, परमाणु विस्फोट के लिए एक बेहद सटीक और कॉम्प्लेक्स ट्रिगर मैकेनिज्म की जरूरत होती है। उसे खास तरीके से दबाना पड़ता है। आग लगने जैसी कोई आम दुर्घटना उस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकती। इसीलिए गलती से परमाणु विस्फोट होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अंत में हमें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। इसके पीछे का विज्ञान चाहे कितना भी दिलचस्प क्यों ना हो, इसका अंतिम परिणाम पूरी मानवता के लिए सिर्फ तबाही है। सिर्फ एक पल में लाखों जिंदगियां और हमारे बनाए हुए शहर के शहर राख में बदल सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। विज्ञान की खोज और मानवता की सुरक्षा के बीच वो लकीर कहाँ है? ज्ञान की इस दौड़ में हमें किन सीमाओं का सम्मान करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।